पैसिव वॉइस की। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इसमें वॉइस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द एक्टिव एंड द सेकंड वन इज पैसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझ लेने की आवश्यकता है कि व्हाट इज द राइट मीन ऑफ एक्टिव एंड व्हाट इज द मीन ऑफ पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। क्या होता है? सक्रिय। हिंदी में अगर बात करें तो सक्रिय। और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक्टिव होता क्या है। तो गाइस अगर हिंदी में अगर इस एक्टिव को हम लोग बात करें तो ये तो मैंने इसका हिंदी अनुवाद बताया है। अब इसको कृतवाच्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कृतवाच्य। कृतवाच्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। किसको? सब्जेक्ट को, यानी कि काम करने वाले को इंपॉर्टेंस होती है। और इसको बोलते हैं, ये होता है कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, अर्थात काम को प्रधानता दी जाती है। ये मैटर नहीं करता है कि आपको किसको क्या प्रधानता दी जाती है, मगर अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट हमें मालूम होना चाहिए, राइट। अब बात करते देखेंगे छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी रूल्स है। जो वीडियो को लास्ट तक आप वॉच करेंगे तो डेफिनेट आप लोग एक्टिव और पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाना सीख जाएंगे। देखिएगा एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। वी राइट लेटर्स। यहां पर हमने वी यानी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी है, दैट्स व्हाई ये एक्टिव का है। वाक्य क्या है? एक्टिव का है। मगर अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लेटर्स आर रिटर्न बाय अस। यहां पे हमने काम करने वाले को इंपॉर्टेंस ना देकर के काम को इंपॉर्टेंस दी है, दैट्स व्हाई दिस इज पैसिव वॉइस एंड दिस इज एक्टिव। इनको पहचानने का एक और तरीका है कि जब हेल्पिंग वर्ब का फॉलो मैं वर्ब ना करती हूं तो भी वाक्य पैसिव में होता है। जरूरी नहीं कि बाई लगा हुआ ही हो, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी आएंगी जहां पर बाई नहीं लगा होगा। तो हमें इसको रिकॉग्नाइज करने का एक वे होता है जिसके माध्यम से हम लोग इसको पहचानेंगे। टू बी क्लियर गाइस, सो सिंपल। अब देखते हैं कि यहां पर आप लोगों को ये भी हो रहा होगा कि मैंने आर कैसे ले लिया, यहां पर राइट का अचानक से मैंने रिटर्न क्यों कर दिया। तो इन सब सवालों के जवाब हम लोग आगे देखते हैं इसके रूल्स पर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके रूल्स की। बहुत ही सिंपल रूल है गाइस। और रूल्स की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं वो 3 हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो पहला बहुत ही सिंपल है। कौन सा? सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यानी कि पहला नियम ये कहता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? दोनों का प्लेस चेंज करना है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किस में चला गया? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट किस में आ गया? सब्जेक्ट में, अर्थात इन दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया। मगर जब भी हम लोग इनका स्थान चेंज करेंगे दैट टाइम हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उनका फॉलो करते हैं। जब भी हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसे बाई के साथ लिखा जाता है। किसके साथ लिखा जाता है गाइस? बाई के साथ लिखा जाता है। मगर सब जगह बाई का प्रयोग नहीं होगा, ये मैं आगे धीरे धीरे आपको रूल्स में बताने वाला हूं। बट एक जनरल अगर हम लोग रूल्स की बात करें दैट टाइम दिस इज द सिंपल प्रोसेस दैट वी हैव टू चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ओके। अब कुछ अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी होते हैं जिनका रूल हमें पता होना चाहिए। नोट डाउन भी करते रहिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट आपके लिए आसानी रहेगी समझने के लिए। जैसे देखिएगा गाइस, हम लोग बात करें दे हुआ, वी हुआ, पीपल हुआ, समवन हुआ, समबडी हुआ, समथिंग हुआ। हम लोग बात करें इत्यादि की तो ये अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माने जाते हैं, इसलिए हमें बाई लगाकर किसको ऑब्जेक्ट बनाकर बाई के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है। टू बी क्लियर। बाकी देखा आपने फॉर्मेट देखा होगा कि ज्यादातर लिखते हैं, बी को भी हम लोग लिखते हैं, बट कंपल्सरी नहीं है और इनको तो हम लोग लिखते ही नहीं है। ठीक है। टू बी क्लियर गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो इस तरह के एग्जांपल्स हमारे सामने होते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है गाइस। तो पहला नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और बाई के साथ लिख देना है।
और इस तरह के जैसे दे, वी, पीपल, समवन, समबडी, समथिंग एटसेट्रा है, तो आपको इसको ऑब्जेक्ट बनाकर बाई के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो भी क्लियर। अब देखिएगा सेकंड वाला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जैसे देखिएगा एक एग्जांपल देखते हैं, सी wrote a poem। गाइस इसमें देखिएगा ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारी मेन बात। सबसे पहले एक बात सीखिएगा कि इन दोनों का स्थान बदल दो भाई। तो ए पॉइंट को यहां ले आओ और सी को इधर चेंज करेंगे तो किसमें चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव काज सी का हर होता है। ये बात आप इसे ध्यान रखिए, यहां सी है सब्जेक्टिव काज में था, नॉमिनेटिव काज में था, बट यहां पर सी किस में चला गया, ऑब्जेक्टिव काज में। सो यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। तो भी क्लियर। जैसे ही का क्या कर देंगे, हिम, सी का क्या कर देंगे, हर, दे का क्या कर देंगे, देम, वी का क्या हो जाएगा, आस, आई का क्या हो जाएगा, मी, यू का क्या हो जाएगा, यू, इट का क्या हो जाएगा, इट। तो इनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत काम के पॉइंट है, इसलिए एक एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहे सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइस। तो भी क्लियर। एनी डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला नियम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हमने देखा, इसका स्थान बता, इसका स्थान। अब हमारे पास थोड़ा सा पॉइंट बच गया जो मैं अभी आपको अगले रोल में समझाने वाला हूं। तो यहां पर मैंने ले लिया बेटा वॉच। अब वॉच क्यों लिया, नियम अभी बताने वाला हूं। और राइट रोड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो भी क्लियर गाइस, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। पॉइंट टू पॉइंट चलेगा, स्टेप टू स्टेप चलेंगे, बेटर रहेगा और आसानी से याद होगा। तो भी क्लियर है यहां तक, ये दो चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक जो नियम नेक्स्ट वाला जो नियम है बहुत सिंपल है और दैट इज, अगले नियम की बात करें तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर गाइस, मुख्य क्रिया की हमेशा कौन सी रहेगी, थर्ड। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो भी क्लियर। एनी डाउट। तो देखो कितना सिंपल रूल्स है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। अगला नियम आता है टेंस से रिलेटेड, यानी कि सेंटेंस में हम लोग कौन से टेंस को कैसे अप्लाई करें। वैसे तो बहुत इजी नियम है कि जिस भी टेंस का पार्ट आएगा उसके अगले भाग की हेल्पिंग वर्ब हम लगा देते हैं, और कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस होता है तो उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। बट काफी बार स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि कौन से में क्या लगाएं, तो इसके लिए मैं आपको एक इंडेक्स बनवा देता हूं। नहीं तो जैसे मान लीजिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसा यस आया, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो वैसे में उसमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे। अगर मान लीजिएगा कि पास्ट सिंपल का वाक्य है तो नेक्स्ट वर्ब की बात पर ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, मैं इंडेक्स बनवा देता हूं सो दैट कई बार क्या होता है कि जैसे ये रूल एक लाइन याद रहे ना रहे, मगर वो इंडेक्स आपके पास होगी तो बहुत आसान होगा। तो भी क्लियर। सो नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस। और नोट डाउन की बात करें तो देखिएगा यहां पर ये मैं इंडेक्स आपके लिए तैयार कर देता हूं। मान लीजिएगा ये एबी का मतलब मैं एक्टिव वॉइस कह रहा हूं और पैसिव वॉइस पीवी, ठीक है गाइस। तो यहां पर देखिएगा अगर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की फर्स्ट प्लस एस या एस आए या फिर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट आए, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सी यूज करेंगे, इज आर। गाइस मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी पैसिव में, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि वर्ब की फर्स्ट एस या ए से क्या हुआ। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव होता है और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा हुआ आएगा। नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव में डू डज भी आती है हेल्पिंग वर्ब, तो दिस डजंट मैटर, यानी कि ये हमारा हमेशा कौन सा प्रेजेंट सिंपल और इसमें हेल्पिंग वर्ब लेने इज आर है। तो भी क्लियर। और अगर इधर ही इज आर आ जाए यानी कि ऑलरेडी एक्टिव में इज आर एम हो, तो यहां पर हम लोग इज आर एम के साथ में क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। टू बी क्लियर। एनी डाउट। अगर यहां पर हमारे पास हैज या हैव आ जाए तो यहां पर हैज या हैव के साथ में क्या लगा देंगे, बी। वर्ब की सेकंड या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट आए तो हम लोग क्या लगा देंगे,
वाज या वर, और अगर इधर हैड आ जाए, ओ सॉरी, वाज या वर आ जाए तो वाज या वर प्लस बीइंग। टू बी क्लियर गाइस, एनी डाउट? अगर इधर हमारे पास में हैड आ जाए तो क्या लगा देंगे, हैड बीन। अगर शैल या विल आएंगे तो शैल या विल प्लस बी, यानी कि शैल बी या विल बी, और शैल या विल प्लस हैव आ जाए, अर्थात शैल हैव या विल हैव आ जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, शैल या विल प्लस हैव बीन। बोले तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन। दैट इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझ लेनी है, इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ और एम का आई के साथ। उसी तरीके से डू का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का सिंगुलर के साथ, हैज का सिंगुलर के साथ में, हैव का प्लूरल सब्जेक्ट। क्योंकि बेटा एक्टिव का वाक्य हो सकता है हमारा सिंगुलर हो मगर पैसिव में प्लूरल हो सकता है, या एक्टिव का वाक्य सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो और पैसिव में हमारा सिंगुलर भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। वैसे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस जब एग्जांपल लेंगे दैट टाइम ये आपको इजी समझ में आ जाएगा। डिड बेटा सबके साथ में आता है, वाज सिंगुलर के साथ में और वर प्लूरल के साथ में। यहां पर बात करें हैड सबके साथ आएगा, सेल का प्रयोग ज्यादातर हम लोग वी और आई और वी के साथ करते हैं, बाकी सबके साथ मिलकर करेंगे। अब यहां पर एक बात देखिएगा कि टोटल अगर टेंस के पार्ट की बात करें तो होते हैं कितने, 12 है, मगर यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पार्ट है। इसका मतलब 4 भाग ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। कौन कौन से? तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, ठीक है बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। कहने का मतलब तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, अर्थात आवश्यकता नहीं है बनाने की। तो गाइस सबसे पहले आपको इन रूल्स को याद करना है, अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखना भी। पहला नियम हमने कहा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाई के साथ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे और मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंपल सा फॉर्मेट है, आप इजी वे से बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी सेंटेंस में ये आ गया अर्थात पैसिव वॉइस का वाक्य है तो एक्टिव में ऐसे बना देंगे, ये आ गया तो एक्टिव में ये कर देंगे, और अगर एक्टिव का पैसिव बनाना है तो ये कर देंगे। टू बी क्लियर, तो ये हमें फॉर्मेट देखना है। और मैंने पहचानने का एक तरीका और बता दिया, अगर बाई नहीं दिया हुआ आता है पैसिव वॉइस में, कई बार पैसिव से एक्टिव बनवाएगा आपसे, तो उसमें भी कंडीशंस होती है कि हमारा कोई ना कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रखा होगा। तो भी क्लियर, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एग्जाम्स का टाइम कम बचा होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा ताकि आपको रहे कि भाई किस किस तरीके से हमें कैसे कैसे करना है। हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, आफ्टर दैट आगे मूव करेंगे। तो भी क्लियर? 3 गाइस, यहां पर मैंने सिर्फ 4 एग्जांपल्स रखे हैं सो दैट आप लोग इसे आसानी से समझ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले रूल्स का फॉलो करना है। अब सबसे पहले हमें चूज करना है, पहले सेंटेंस को पढ़ करके देखना है, इज आरएम के साथ में आईएनजी फॉर्म है। अगर यह थर्ड फॉर्म होती तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में होता। तो भी क्लियर, बट यहां पर इसका यानी कि जो मेन वर्ब है उस सॉरी हेल्पिंग वर्ब का फॉलो मेन वर्ब कर रही है, तो इसका मतलब एक्टिव में ये हमारा बेटा सब्जेक्ट हुआ। देखो कितना आसान है बनाना, यह हमारी बेटा हेल्पिंग वर्ब, यह हमारी बेटा मेन वर्ब और यह हमारा बेटा ऑब्जेक्ट। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमारा रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा एज सॉन्ग, ठीक है बेटा, और लास्ट में हम लोग लिखते थे बाई, ई का क्या हो गया बेटा, हिम। हमारा आधा काम तो कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है हमें, हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा इज आर एम आई डी, तो इज आर एम के साथ बिग लगाएंगे। एज सॉन्ग है इसका मतलब सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। और जब इज आर एम आते हैं तो इज आर एम के साथ क्या लगाया जाता है, बीइंग।
तो यहां पर हम लोग बीइंग और कनेक्ट करेंगे, राइट। और हमेशा मुख्य क्रिया की कौन सी रहेगी पैसिव में? थर्ड। तो सिंग, सैंग और सन। लो बेटा अपना सेंटेंस बन गया। तो सबसे जब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले सब्जेक्ट को पहचानो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाते गए। अब इन दोनों का स्थान चेंज कर दो, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब आ गई और मुख्य क्रिया के नीचे मुख्य क्रिया आ गई। इसके साथ हमें ऐड ऑन करना था, बीइंग, वो कर दिया। क्लियर? कोई डाउट है? अगला है दे वर टीचिंग इंग्लिश। सबसे पहले दे क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग क्या है? मेन वर्ब। और ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहां पर आया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां का सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर्ब से चूज करेंगे। तो यहां का सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? वॉज। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट इस पॉइंट में आकर कंफ्यूज होता है। टू बी क्लियर, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आए और भी कोई क्वेश्चंस आपको रेज करने हो, बेझिझक आप क्वेश्चंस कीजिएगा। इंग्लिश वाज। आप बेटा मैंने बताया था वाज और वर आते हैं तो उसके साथ बीइंग और लगाते हैं, तो ये बीइंग तो इनके साथ है, ये तो दहेज में मिली हुई चीज है, इसको तो साथ में रखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो बीइंग ऐसा कैसा रख दिया? अब इसके नीचे इसकी थर्ड फॉर्म टीच की, TAUGHT, टॉट, ठीक है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये दे है। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसी होती हैं जिनमें 4 ऑप्शंस दिए हुए आते हैं और उनमें बाई नेम लगा हुआ मिलता है। अकॉर्डिंग टू रूल हमें बाई नेम लगाने की आवश्यकता नहीं है, मगर कई बार आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होता है कि सर हम लगाएं या नहीं लगाएं, लगा दे तो क्या होगा, नहीं लगाए तो क्या होगा। तो ज्यादातर बाई नेम का यूज होता है, मगर करना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको नियम बताया, ऐसी कंडीशन में आप ब्रैकेट यूज कीजिएगा। आप दोनों हैं, लगा भी सकते हैं और आवश्यकता नहीं है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो भी क्लियर? अगला बेटा ये वाला समझ में आ गया ना कैसे करेंगे। अब देखो सी क्या है बेटा? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये नेगेशन के भाव को दर्शा रहा है, इसका मतलब हमारा वाक्य नेगेटिव है। और प्ले मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। एक बात का ध्यान रखना, ये जो नोट है ये एक ऐसी चीज है यानी कि जिसने अपना स्थान फिक्स कर रखा है, विनायक महाराज है, इसको इसका स्थान फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना है। इसका हमेशा नंबर 3rd होता है, यानी कि 30वें नंबर पर हमेशा नोट आता है। ये जो छोटी छोटी बातें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसको एक्स्ट्रा में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है, राइट। सबसे पहले हमें हॉकी लेना है बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हॉकी है, हॉकी खेल का नाम है। और डिड आएगा तो वाज या वर्ब में से एक लगाएंगे, हॉकी सिंगुलर इसलिए क्या लगा दिया? वाज। और नॉट का स्थान तो बदलना ही नहीं, इसको तो कहो कि भाई आ जाओ अपने स्थान पे, ठीक है। अब प्ले की बेटा थर्ड फॉर्म प्ले, और बाई सी का क्या हो जाएगा बेटा? यानी कि इसको इसकी जगह ले गए और इसको इसकी जगह ले आए। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, नॉट के नीचे नॉट, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई। तो भी क्लियर? कितना आसान। ए बुक वाज रिटन, आप देखिएगा ये वाज या वर आते हैं तो यहाँ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, मगर यहाँ पर लिखा हुआ रिटर्न थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये वाक्य पहले से ही पैसिव वॉइस में है, मगर इसमें बाई नहीं दे रखा। अब स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है कोई ना कोई अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट होगा। अब किताब किसी ने लिखी तो समवन कर सकते हैं, पर लोग किसी ने लिखी, यहां पर हम लोग क्या चूज कर सकते हैं? समवन। एक बार देखते हैं समवन लेकर के। और बेटा वाज आया है, इसका मतलब एक्टिव का वाक्य पास्ट सिंपल में होगा, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या लिखी बेटा? रोट। और ये अपन ने लिख दिया एबुक। अब सही है कि गलत, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? तो बेटा एक बार इसका बनाओ एबुक, और रोट आया इसमें क्या हो जाएगा? वॉच, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और समवन को लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये पैसिव में है और इसका एक्टिव ये बनेगा, ये बना एक्टिव, ये पैसिव में था, ठीक है। तो इनको नए फॉर्मेट में एक और इजी फॉर्मूले के माध्यम से कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं, इस आगे के वीडियो के लिए मुलाकात करेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।